पिछला एपिसोड हमने जिस मोड़ पर छोड़ा था उसमें हमने चुंडावत फैमिली के अतीत की बात करी थी। अगर आप इस एपिसोड पर सीधे आए हैं तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि पिछला एपिसोड ज़रूर सुने, नहीं तो कनेक्शन नहीं बैठ पाएगा। इस एपिसोड में हम बात करेंगे ललित की डायरीज की। एक मिसकॉन्सेप्शन रहा है इन डायरीज के बारे में कि ये सारी डायरीज सिर्फ ललित के द्वारा लिखी गई थी, लेकिन हैंड राइटिंग एक्सपर्ट्स ने जब इन डायरीज को एग्जामिन किया तो पाया कि 2 से 3 तरह की अलग अलग लिखावटें इन डायरीज में मौजूद थी। इसका यह अर्थ हुआ कि ललित जब अपनी अलग अवस्था में रहते थे तो वो जो भी बोलते और कोई इन डायरीज में लिखता और उन्हें मेंटेन करता। एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग काफ़ी हाई प्रोबेबिलिटी है कि प्रियंका इन डायरीज को मेंटेन करती थी और कभी कभी घर के बाकी सदस्य भी इन डायरीज में लिखते थे। कुल मिलाकर ये 11 डायरीज थी। नोट कीजिएगा कि कुछ अखबार इन डायरीज को रजिस्टर बोलते हैं, कुछ नोटबुक्स बोलते हैं, लेकिन हम डायरीज ही रेफर करेंगे इन्हें। यह आपको शायद पता ही है कि ये डायरीज इस पूरे केस की सबसे इम्पोर्टेंट कड़ी हैं। इसी कारण से पुलिस ने इन्हें काफ़ी ज़्यादा महफूज करके रखा है। जो 11 डायरीज हैं वो कोलेटेड कहीं पर पब्लिकली अवेलेबल नहीं है। पुलिस का इन डायरीज को कम्प्लीटली पब्लिक नहीं करने का कारण हम काफ़ी भली भांति समझ सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि कुछ लोग इन डायरीज को पढ़कर कुछ ऐसा ही कदम उठा लें। आखिर मास साइकोसिस भी एक चीज़ है। लेकिन मीडिया को कुछ पन्ने और काफ़ी इन्फॉर्मेशन इस डायरी के बारे में मिली थी उसी समय 2018 में। वैसे मैं आपको वो डायरीज पूरी पूरी पढ़कर भी सुनाऊंगा तो इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। बहुत कुछ लाइनें उन डायरीज की किसी सत्संग में बोली गई चीज़ों जैसी है, जैसा ये बाबा वगैरह लोग बोलते हैं। तो मैं कोशिश करूँगा कि इन डायरीज के जो सबसे ज़रूरी अंग हैं हम उन्हें ही देखें। इस डायरी में क्या लिखा है वो एक तरफ है, लेकिन किस तरीके से लिखा है वो एक तरफ। किस तरीके से चीज़ें लिखी है इससे काफ़ी ज़्यादा इंसाइट्स आपको इस केस की मिलेंगी। ललित और परिवार के दिमाग में क्या चल रहा था यह आपको समझ आएगा। तो मैं सबसे पहले आपको ले जाता हूँ इन डायरीज़ के बीच के एक पन्ने में, ताकि मैं आपको इन डायरीज़ की टोन समझा सकूँ। ध्यान रखिएगा, अभी हम डिटेल में ज़रूर जाएंगे इस डायरी के बारे में, लेकिन एक सैंपल से आपको इन डायरीज़ में क्या लिखा गया है ये समझ में ज़रूर आएगा। तो जो पन्ना मेरे सामने है उसमें कुछ इस तरह से लिखा है। लिखावट ज़रा धुंधली है तो मैं इसे थोड़ा धीरे धीरे पढ़ता हूँ। ध्यान रखो, अपनी गलती सुनकर मन छोटा नहीं करो। जो गलती पता चली है उसे स्वीकार कर आगे बढ़ो। वर्तमान की बात करो, भविष्य अपने आप ही अच्छा बनेगा। आर्थिक व मानसिक परेशानी का सामना तो एकजुट होकर ही किया जा सकता है। इस बात पर निर्भर करता है कि तुम उसे किस तरह संभालने के लायक हो। तुम्हारी उपलब्धियां तुम्हारी स्वयं है, वो तुमसे माफ़ कीजिएगा दूर नहीं हो सकती। गलतियों से सुनिश्चित होकर स्वीकार करो। बीता हुआ समय बीत गया और आने वाला समय अभी आया नहीं है। ये पेज काफ़ी धुंधला है, लेकिन आपको टोन से समझ में आ गया होगा कि इन डायरीज में क्या लिखा है। इन डायरीज का एक बड़ा पार्ट इन उपदेश देने वाली सूक्तियों से भरा है। तो अगर पूरी डायरी में भरा होता तो ये तो एक मोटिवेशनल डायरी जैसी होती, लेकिन नहीं। इस रोड टू गॉड, प्रभु के मार्ग वाली डायरी की सीरीज को 8 जुलाई 2007 से लिखना शुरू कर दिया था। लेकिन भोपाल सिंह जी का मीडिया के हवाले से इस डायरी में सबसे पहला मेंशन था। वो दिन है सितंबर 7, 2007, सितंबर 7, 2007। इस समय डायरी में कहा गया कि पूरा परिवार डैडी उर्फ भोपाल सिंह जी की एक ब्लैक एंड वाइट फोटो उनके सामने रखे और उन्हें याद करें। द हिंदू के हवाले से ये लाइन थी, मन में ध्यान रखो कि डैडी मेरी पुरानी आदतें छूट जाए। डैडी जी का संबोधन यहाँ हुआ था सबसे पहले। ये एल्यूड भी किया गया है, कंफर्म नहीं है कि इस एंट्री के पहले हो सकता है कि ललित और भी कुछ लिखा करते थे डायरी में। तो भोपाल सिंह जी के जाने के बाद जो एंट्रीज धीरे धीरे इन डायरीज में लिखी गई हैं उनसे शायद हम ललित के
मेंटल डिटीरियोरेशन को समझ सकता है। मैं इन डायरीज़ को लुइस वेन करके जो एक आर्टिस्ट है उनके काम से भी कंपेयर करता हूँ। ज़रा ध्यान दीजिएगा, आप गूगल सर्च कर सकते हैं LOUIS स्पेस WAIN लुइस वेन। लुइस वेन करके एक पेंटर थे। इन्हें बिल्लियों की पेंटिंग्स बनाना काफ़ी पसंद था। अगर आप इनके पहले की पेंटिंग्स देखेंगे, ये काफ़ी असली दिखने वाली पेंटिंग्स बनाते थे। लेकिन कई रिसर्चर्स के अकॉर्डिंग बाद की ज़िंदगी में इन्हें स्कीज़ोफ्रेनिया हो गया था। तो अगर आप इनके स्कीज़ोफ्रेनिया होने के बाद की पेंटिंग्स देखेंगे तो पाएंगे कि धीरे धीरे इनकी बिल्लियों के एब्स्ट्रैक्ट पैटर्न बनने लगे थे, जिससे कई साइकोलॉजिस्ट ने इनकी मानसिक बीमारी में इन्हें गिरता हुआ प्रेडिक्ट किया है। वैसे कंफर्म नहीं हुआ है, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ऐसा नहीं था, लेकिन ये एक काफ़ी अच्छी स्टडी है ये बात समझने में कि ललित की डायरीज भी धीरे धीरे उसके मानसिक पतन को दर्शाती है। ललित को जो अपने पिता की आत्मा का उनके अंदर आने का डिल्यूजन था, उसको वो उस डायरी के द्वारा अपने परिवार की ओर चैनल करते थे। ललित जिस तरीके से बातें बताते थे उससे ये प्रतीत होता है कि भोपाल सिंह जी जैसे डांट रहे हैं घर के सदस्यों को। उदाहरण के लिए घर की बहुओं की लड़ाई के बारे में डायरी में लिखा है, और फिर दोनों छोटे बच्चों में से एक के मोबाइल के इस्तेमाल की आदत पर कुछ लिखा है। और तो और परिवार के सदस्यों को कुछ गलत करने पर उनको सजा देने तक के तरीके लिखे हैं। यहाँ तक कि ललित खुद और उनकी वाइफ टीना के लिए भी जमीन पर सोने की एक बार सजा लिखी थी। ऐसे ललित और टीना की उन डायरीज में काफी तारीफ भी हुई थी। इससे साफ समझ में आता है कि ललित किस तरह के डिल्यूजन में थे। वो जो भी घटना को उनके आसपास होते देखते थे उसे ही डायरी में लिखते या लिखवाते थे। मैं वापस इस बात पर स्ट्रेस करना चाहता हूँ कि ललित वॉज स्लोली गेटिंग मेंटली सिक। उन्हें जो भी मेंटल इश्यूज पहले से थे वो धीरे धीरे एग्जैसरबेट होते गए, बद से बदतर होते गए। और बाकी फैमिली, उनके लिए एक ही शब्द है मेरे पास जो बाकी साइकोलॉजिस्ट ने भी कंफर्म किया है, फॉलियाडू। एक फ्रेंच वर्ड है, या फिर अंग्रेजी में कहते हैं शेयर्ड साइकोसिस, साझा मनोविकृति। एक साथ कई लोगों का रियलिटी से डिटैच हो जाना। अगर आपको इस सीरीज का पिछला एपिसोड याद है तो उसमें हमने देखा था कि भोपाल सिंह जी के जाने के बाद ये परिवार टूट सा गया था। जब कोई इंसान ग्रीफ में होता है तो उसे लैच ऑन करने के लिए कुछ चाहिए रहता है। तो ललित के रूप में इस परिवार को एक रोशनी दिखाई दी कि भोपाल सिंह जी वापस आ गए, डैडी वापस आ गए। ऐसे यहाँ मैं ललित को ब्लेम नहीं करना चाह रहा हूँ। ललित खुद ही एक मानसिक बीमारी से ग्रस्त थे। यहाँ सिर्फ हालात और इंडिया के वीक मेंटल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को हम दोष दे सकते हैं। इन डायरीज में सारी एंट्रीज की बात करना फ्यूटाइल होगा क्योंकि दीज नोटबुक्स वर फिल्ड विद स्क्रॉल्ड नोट्स एंड जर्नल एंट्रीज दैट वेंट बैक टू लाइक 11 years। जैसा मैंने आपको बताया कि a lot of what was written was just complaining about various things in the family. There were strict guidelines on how the family should act and even what their diet should be, कि वो क्या खाएं और क्या ना खाएं। इन सब चीजों के बीच में से सबसे जरूरी चीजों की एंट्री आई। खाएं या ना खाएं तो ठीक है, लेकिन मोक्ष कैसे पाएं। उस डायरी में 5 अलग अलग आत्माओं का जिक्र किया गया। उनमें से एक तो भोपाल सिंह जी की थी, बाकी 4 कुछ रिश्तेदारों की। ऐसा कुछ लिखा था डायरी में कि मेरे साथ 4 और आत्माएं हैं, अगर तुम लोग खुद को सुधार लोगे तो ये सारी आत्माएं भी तृप्त हो जाएंगी। तुम सोचते हो कि हरिद्वार जाना ही सब कुछ था, अब मैं भी अतृप्त हूं और बाकी आत्माएं भी। ये बाकी आत्माओं के 4 नाम थे सज्जन सिंह, हीरा, दयानंद और गंगा देवी। सज्जन सिंह ललित की बीवी टीना के पिता थे, हीरा ललित की बहन प्रतिभा के हस्बैंड, और दयानंद और गंगा देवी ललित की बहन सुजाता नागपाल, जो इस इंसिडेंट से बच गई थी, उनके ससुराल वालों में से थे। एक इंटरेस्टिंग वाक्य ये भी है कि डायरी में प्रियंका, जिनकी उस समय तक एंगेजमेंट नहीं हुई थी, उनके मांगलिक दोष को ऐसा पेश किया गया है कि इसलिए हुआ क्योंकि घर के सदस्यों ने जो कॉपी में लिखा है उसे नहीं माना। प्रियंका की एक निजी डायरी भी अलग से बाद में पुलिस को मिली थी। वैसे करीब 8-10 साल पुरानी डायरी में प्रियंका की निजी जिंदगी के अध्याय लिखे थे। उस डायरी में बार बार प्रियंका ने अपने मामा ललित से माफी भी मांगी है। इसी से आप ललित के इम्पैक्ट को समझ जाइए। ललित की डायरी पर वापस आते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट एंट्री है,
जो धीरे धीरे कंक्लूजन की तरफ डायरी को ला रही है। धनतेरस आकर चली गई। किसी की पुरानी गलती के अभाव से कुछ प्राप्ति से दूर हो। अगली दिवाली न मना सको। चेतावनी को नज़रअंदाज करने के बजाय गौर किया करो। आपने नोटिस किया होगा कि डायरी में बार बार स्ट्रेस किया गया है कि डायरी की बात पर सब बिलीफ रखें, भरोसा रखें। मतलब उन कामों को सिर्फ नाम के लिए नहीं करें, लेकिन उन पर भरोसा भी रखें। ये एक कॉमन टेक्निक है जो काफ़ी कल्ट्स के द्वारा इस्तेमाल की जाती है। इसमें से एक का एग्जाम्पल हम आगे के एक एपिसोड में देखेंगे। बहरहाल जैसे जैसे साल आगे बढ़ते गए ये शेयर्ड साइकोसिस बढ़ता गया। बाहर वालों को कानों कान खबर नहीं थी, क्योंकि डायरी में लिखा था कि ललित के अंदर उसके पिता सिर्फ परिवार वालों के सामने ही आएंगे। ललित के दिमाग ने इसे काफ़ी कन्वीनियंट बनवा दिया था। अब यहाँ आई उस इनफेमस बड़ तपस्या की बात। शुरुआती एंट्रीज में सिर्फ पेड़ की जड़ों की पूजा करने की बात आई, लेकिन फिर डायरी में ऐसी भी चीजें आई जिससे ये इंडिकेट किया गया कि परिवार के सदस्य खुद एक वट वृक्ष बनेंगे। बताया गया कि इस तपस्या से मोक्ष की प्राप्ति होगी। इस पॉइंट पर आए वो फेमस 11 इंस्ट्रक्शंस। मैं एक एक पढ़कर आपको बताता हूँ। ये मैंने एक अखबार से लिए हैं और शायद एकदम एक्यूरेट नहीं है, लेकिन मूल अर्थ वही है। ये कुछ इस प्रकार है। नंबर 1, हर व्यक्ति प्रभु दर्शन के लिए नियम के तहत अपनी अपनी आंखों पर पट्टी बांध ले, ताकि कोई एक दूसरे को ना देख सके। आंखों में सिर्फ परम स्थान दिखाई दे, शून्य पर ध्यान लगाए। नंबर 2, श्रद्धा के साथ 7 दिनों तक लगातार बरगद के वृक्ष की पूजा करें। अगर कोई घर आए तो यह कार्य अगले दिन करें। इसके लिए गुरुवार या रविवार का दिन चुनें। नंबर 3, अगर नारायणी देवी जी खड़ी नहीं हो सकती तो वो दूसरे कमरे में लेट सकती हैं। अनुष्ठान के लिए मध्यम प्रकाश का प्रयोग करें। नंबर 4, रात 12 बजे से 1 बजे के बीच अनुष्ठान करें, ताकि तुम्हें कोई बाधा ना पहुंचाए। जब तुम सब उस दौरान फांसी पर लटक जाओगे तो भगवान अचानक प्रकट होंगे और उसी क्षण तुम्हें बचा लेंगे। नंबर 5, प्रभु के मार्ग में जाने के दौरान किसी तरह से शोर शराबे से बचने के लिए मोबाइल स्विच ऑफ कर लेना है। नंबर 6, हरि दर्शन के उपाय खास तौर से मंगलवार, शनिवार या फिर रविवार को ही करना है। नंबर 7, इस दौरान अपने कान में रुई डालना है, ताकि परिवार के सदस्य एक दूसरे की आवाज तक न सुन सके। घर में एकदम शांति हो। नंबर 8, भगवान दर्शन की क्रिया के पहले हवन करना है। नंबर 9, भगवान दर्शन के लिए हाथ पैर बांधते हुए रस्सी से लटकते वक्त छटपटाहट होने पर घबराना नहीं है, क्योंकि भगवान दर्शन देंगे। नंबर 10, हवन के बाद भगवान दर्शन क्रिया शुरू करते वक्त घर की विधवा महिलाएं परिवार से कुछ दूर यह सब करेगी। नंबर 11, भगवान का दर्शन करने के बाद आपको सांसारिक दुखों से मुक्ति मिल जाएगी। एक और फेमस लाइन ये थी कि अंतिम समय में आखिरी इच्छा की पूर्ति के वक्त आसमान हिलेगा, धरती कांपेगी। उस वक्त घबराना मत, मंत्रों का जाप बढ़ा देना। मैं आकर तुम्हें उतार लूंगा और औरों को भी उतारने में मदद करूंगा। इस डायरी के आखिरी कुछ शब्द थे, सारे एयर कूलरों और पंखों को घरघराता छोड़ दो। बड़े स्टूल लाओ जिन पर तुम्हारे पैर बांधने की जगह हो। किसी को घर मत आने दो। पानी की घूंट लो, पॉजिटिव सोचो, प्रभु का नाम लो, खुद अपने हाथों को अलग अलग बांधो और पूरे मन और इच्छा से यकीन और एकजुटता के साथ काम को अंजाम दो। और 2 शब्द थे, घबराओ मत। वैसे मैं एक बार इसे साफ शब्दों में एस्टैब्लिश करना चाहता हूँ। इस पर मैं अगले एपिसोड में भी आऊंगा, लेकिन नोटिस कीजिएगा कि हाथ और मुंह पर पट्टी बांधकर लटकना अंतिम चरण जरूर था, लेकिन इसमें मरने की बात नहीं लिखी गई थी। इसलिए ये क्लियर है कि इस परिवार को मरने का अंदेशा नहीं था। लेकिन ये जो पंखे और कूलर की आवाजों वाले इंस्ट्रक्शंस थे, इससे ललित की दिमागी हालत काफी साफ समझ में आती है। ललित की मेंटल इलनेस का एक काफी अच्छा एनालिसिस दिया था एक पेपर में, उसे मैं आपको बताता हूँ। हम इसमें से 5-6 सेंटेंसेस को लेकर इसे समझते हैं। एक सेंटेंस था, ललित एक छोटी तीली दिखाएगा, फिर तुम सब अपने मुंह गीले कपड़े या डॉक्टर की पट्टी से ढक लोगे। तुम किसी और बड़े काम को अंजाम दोगे। जैसा हमने बात किया, ये साफ साफ साइकोसिस के लक्षण है, जिसमें व्यक्ति असल और काल्पनिक के बीच में फर्क नहीं कर पाता। एक लाइन लिखी है, ललित अगली दिवाली नहीं मना सकेगा।
किसी भी चेतवानी को अनदेखा मत करना और खुद पर कड़ी निगाह रखना। इसमें धीरे धीरे परिवार को ग्रूम किया जा रहा है। एक सेंटेंस लिखा है, मैं चले जाऊंगा तब विश्राम करना, इसके बारे में बात मत करना, सावधान रहो। ये एक उलझे हुए परिवार के लक्षण है। एक दो लाइनें ये लिखी हैं, तुम सोचते हो हरिद्वार जाना ही सब कुछ था, पर अब मैं भी गुमराह हूं और मेरे साथी भी गुमराह हैं। अपनी गलती स्वीकार करो, अच्छा समय दूर नहीं है। शक सुबह करने वाले संभावित लोगों को धौंस और डपट से काबू करने की कोशिश हो रही है। नोट बताता है कि ललित ने उसका भरोसा नहीं करने के लिए परिवार की भर्त्सना की थी और उनके संदेहों के लिए परिवार में किसी को दोषी भी ठहराया था। ललित की दिमागी हालत और इन डायरीज ने उसके परिवार को एक अलग तरह के रूटीन में डाल दिया था। 1 जुलाई 2018 को इस रूटीन का नतीजा पूरे भारत ने देखा। अगले एपिसोड में हम उस रात की बात करेंगे। सुनते रहिए।